हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JRH स्टडी में। JRH स्टडी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के 50 MCQ। और दोस्तों, ये पार्ट 4 है। तो दोस्तों, इससे पहले का पार्ट आप लोग ज़रूर देख ले जा करके, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये सेशन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को सेलेक्ट कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। 131 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। दोस्तों, 130 क्वेश्चन जो हम लोग पहले करवा चुके हैं उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम लोग चलिए 131 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। तो 131 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत प्रेरण का मात्रक है। तो इसका जो हो जाता है हमारा हेनरी होता है, ठीक है, विद्युत प्रेरण का मात्रक। अगला हम लोग देखते हैं 132, जल में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है, तो किसके कारण? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है तिरछा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, स्टोक्स का नियम संबंधित है। तो ये संबंधित होता है हमारा द्रव में गिरती हुई गोली से, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका जो होता है वो हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। ये कहाँ ज़्यादातर रेगिस्तानों में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसका ताप क्या बढ़ा देता है, घटा देता है, नहीं बढ़ाता है, असत्य है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा नहीं बढ़ाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है। तो देखिए, जब चौराहे पे हम लोग मुड़ रहे होते हैं तो साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, ठीक है। तो जो बल है हम लोग का केंद्र अभिकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों की प्रकृति है। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो होती है वो होता है अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अगला हम लोग देखते हैं 138 नंबर, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा होता है बर्फ का। अगला हम लोग देखते हैं, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान नियम है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर, उन्होंने ही बताया था E = mc², ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 140 नंबर, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ध्वनि तरंग, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 141 नंबर, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो ध्वनि से आंतरिक पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। देखिए, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को पहले आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि से आंतरिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। अगला हम लोग देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन, पारा कांच को नहीं भिगोता है, कारण है। तो जो पारा है कांच को नहीं भिगोता है, इसका कारण जो है वो इसका सहसंयोजन बल है, ठीक है। एडहेसिव बल होता है एक, और एक कोहेसिव बल होता है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। एडहेसिव फोर्स सेम पदार्थ में लगता है और कोहेसिव डिफरेंट में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ शीशा कांच है तो इसमें भी क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है। इसको सहसंयोजन बल बोलते हैं। अगला देखते हैं 143 नंबर, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रत्यानयन बल।
अगला हम लोग देखते हैं 144 नंबर। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। ठीक है, गतिज ऊर्जा जब गिरते रहेगा तो लास्ट में जब गिरने से पहले उसका सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखते हैं 145। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, ब्रश को जब पानी में डुबाते हैं तो उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, बी। अगला हम लोग देखते हैं 146 नंबर। पलायन वेग होता है तो पलायन वेग जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बाकी ये जो है द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है और द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 147 नंबर। एक व्यक्ति किसी स्थिर लक्ष्य को गोली से मारना चाहता है, उसे निशाना साधना होगा। ठीक है, तो उसे निशाना कहाँ पे साधना होगा? तो लक्ष्य के कुछ ऊपर साधना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 148 नंबर। तो चलिए, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है तो जो थर्मस होता है उसमें ऊष्मा कम नहीं हो जाए इसके लिए उसको क्या किया जाता है? देखिए, हम लोग ऊष्मा को जानते हैं चालन, संवहन या विकिरण। तीन तरह से वो फैलता है और तीन तरह से वो ट्रांसफ़र होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो उसी अगर उनको हम रोक दें तो वो ऊष्मा हमारा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चालन, संवहन व विकिरण से। ठीक है, उसको रोका जाता है। अगला हम लोग देखते हैं 149 नंबर। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा तो ये हमारा दिखाई देगा काले रंग का। ठीक है, देखिए जो रंग हमें दिखाई देता है ना वो उसका उस पदार्थ का कलर पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ ग्रीन ले लिए और यहाँ से हम लोग रेड लाइट पास कर रहे हैं तो यहाँ से रेड लाइट पास कर रहे हैं लेकिन इसमें रेड कलर है नहीं। ठीक है, तो इधर कुछ कलर बाहर नहीं आएगा इसलिए ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ रेड कमल ले रहे हैं हम लोग और हरा प्रकाश में देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए काला दिखेगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य से, वेवलेंथ से हम लोग उसको पहचानते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो चंद्र तल पर क्या होता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होती। ठीक है, बहुत कम होता है ग्रेविटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। ठीक है, क्या होगा? तो देखिए हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए W बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो ऊंचाई पे भार होगा वो W डैश होगा, उसको हम लोग mg डैश मान लेते हैं। ठीक है, और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट बराबर दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का बटे 2 पे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं जी डैश बराबर जो पृथ्वी की ऊंचाई पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी और यहाँ पे आर ई बट्टे होता है, सॉरी आर ई बट्टे आर ई प्लस एच। ठीक है, तो एच का मान हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो एच का मान पुट करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, ये जी डैश बराबर जी बराबर होगा जी और यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ सॉरी स्क्वायर होता है यहाँ पे 2/3 आर ई बट्टे आर ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो इसका जो हो जाएगा जी डैश बराबर बन जाएगा हमारा 4/9 बन जाएगा
और यहाँ गुने जी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जी बराबर 4/9 जी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए डब्लू डैश बराबर माने थे एम जी डैश, उसमें जी डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो डब्लू डैश बराबर आ जाएगा एम जी गुने 4/9, ठीक है। तो एम जी बराबर डब्लू है, तो देखिए जो ऊंचाई पर जो भार हो गया डब्लू डैश बराबर वो डब्लू का कितना गुना हो गया, तो ये जो गुना हो गया यहाँ पे देखिए दूसरा कलर से हम डिनोट कर देते हैं। तो इसका सही जो हो जाएगा ये हो जाएगा डब्लू, ये डब्लू बन जाएगा। तो डब्लू बराबर हो जाएगा और डब्लू डैश बराबर हो जाएगा डब्लू का गुना हो जाएगा 4/9। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 153। किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो इसको भी बनाते हैं हम लोग। देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले पे बनेगा, ठीक है। अब जे यहाँ पे जो एस है वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा और यू टी प्लस हाफ, और ये यहाँ टी जो है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा जी में, ठीक है, जी टी स्क्वायर। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे यू क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, फेंक गिराया जा रहा है। तो यहाँ यू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और जी की कितना होता है 9.8 होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट 19.6 दिया हुआ। अब इसको हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए 19 एच बराबर, तो यहाँ 19.6 बराबर एच बराबर हो गया। यू का मान हम लोग बैठाते हैं 5 और टी प्लस हाफ, जी का मान हम लोग 9.8 पुट करेंगे और टी का मान हम लोग पुट कर देंगे। टी हम लोग नहीं जानते, ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू जो आएगा वो 2 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज करेक्ट आंसर। 2 सेकेंड लगेंगे उसे। अगला हम लोग देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो इसको हम लोग, इसका गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं 155। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलता हुआ महसूस करता है। कारण है, ठीक है, कारण क्या है दोनों में। तो इसका कारण जो है वो साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, ठीक है, से अभी केंद्रीय बल महसूस करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो पीछे खींचकर इसे क्यों पकड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए, ठीक है, उसे रोकने के लिए, बॉल जो आ रहा है तेजी से उसको रोकने के लिए, ठीक है, पीछे हाथ खींचता है। 157 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। इसमें सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो हो जाएगा थर्मामीटर जो है वो ताप मापेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या नापेगा, वोल्ट मापेगा, वोल्टता मापेगा। बैरोमीटर क्या मापेगा, दाब को मापेगा, ठीक है। और जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर मापेगा, ठीक है। तो ए का 4, बी का जो है 3, तो सी का जो है वो 1 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए सही आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ठीक है। जिसको हम लोग बनाते हैं एफ बराबर क्या होता है एम ये होता है, ठीक है। एफ बराबर 20 दे दिया हुआ है
मास जो है 4 kg है और एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, तो निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो ए बराबर जो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला हम लोग देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए एक वेग ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे जो वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे त्वरण। ठीक है, और यहाँ घट रहा है मतलब मंदन हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे त्वरण घट रहा है जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगला जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं, वेग समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है, तो समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये जो है शून्य त्वरण कहलाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी सी। ये पार्ट बी सी का जो पार्ट है वो शून्य त्वरण कहलाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा के अनुपात निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि एक गोले को हम लोग लुढ़का रहे हैं। ठीक है, एक गोले को हम लोग लुढ़का रहे हैं तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का जो घूर्णन ऊर्जा होगा, घूर्णन ऊर्जा, ठीक है, तो उसका संपूर्ण गतिज ऊर्जा के अनुपात से कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखिए डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, इसको सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 161 नंबर क्वेश्चन। 20 kg की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य, तो इसका जो किया गया कार्य होगा 0 जूल होगा। ठीक है, इसमें कैसे, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं। ठीक है, कार्य किसको बोलते हैं दोस्तों, जब किसी चीज़ पे हम लोग बल लगाते हैं और उसमें कोई चेंज आता है तब उसको हम लोग कार्य बोलते हैं। लेकिन ये 20 kg को वस्तु को हम लोग उठा के रखे हुए हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसका कार्य 0 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 162। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहाँ से वह चला था, तो कार्य होगा। ठीक है, देखिए हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि कार्य क्या होगा, जब हम लोग फोर्स लगाएंगे और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज आएगा तो क्या होगा, वो कार्य होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई वस्तु को यहाँ से ले जाकर यहाँ रखे, फिर यहाँ से ले जाकर यहाँ रखे, तो जो फाइनल है वस्तु के कोई स्थिति में चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो कार्य होगा वो 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, 163 नंबर हम लोग देखते हैं। द्रव्यमान एम का एक 36 मीटर स्केल उसके 2 सिरों पर बंधी 2 ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2 एम का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है। दोनों डोरियों में तनाव का अनुपात। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पे एक क्षैतिज रॉड है, उसको डोरियों से लटकाया गया है। यहाँ से 75 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 100 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ 75 सेंटीमीटर के निशान यहाँ लगाया जाता है और यहाँ पे 2 एम का एक पिंड जो है रख दिया जाता है। तो इस डोरी और इस डोरी का जो तनाव होगा उसको अनुपात में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभियुक्त प्रतीत होता है क्योंकि दिन की अपेक्षा अंत में सूर्य अति लाल प्रतीत होता है। संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा अधिक होती है। सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य के प्रकाश के अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिसमें अन्य वर्ण परिकिरणित हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल से में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण परिकिरणित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। सिर्फ रेड कलर जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब 3 डायमेंशनल इमेज को अभिलेखन की तकनीकी क्या कहलाता है? तो ये तकनीकी जो कहलाता है हमारा हेलोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हेलोग्राफी।
अगला हम लोग देखते हैं 166 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि का तारत्व जो पिच होता है या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि का किस चीज़ से होता है? तो ध्वनि का जो है इसका निर्धारण हमारा आवृत्ति से होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से होता है, फ्रीक्वेंसी से। अगला हम लोग देखते हैं 167 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि उच्चतम वेग से, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करता है, 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करता है, या 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु, या 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती, ठीक है। यहाँ देखिए हवा का घनत्व तो बढ़ जाता है आर्द्रता बढ़ने से, जिसके चलते वो ज़्यादा तेज़ी से गमन करता है, ठीक है। 168 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है। तो प्रतिध्वनि का उत्पन्न होने का कारण हम लोग पहले भी जानते थे, ध्वनि का परावर्तन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 169 नंबर। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके किस चीज़ से होता है? तो ध्वनि का प्रबलता का जो निर्धारण होता है उसके आयाम से होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 170 नंबर। एक क्षण चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात आल्पिन ऊर्ध्वाधर एक सीधे में नहीं लटक पाते क्योंकि? तो इसका जो एक साथ नहीं लटक पाते क्योंकि चुंबक का जो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, रिपेल करते, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन। सिरों के सूखे बाल में कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण? तो जब हम बाल कंघी करते हैं तो कड़कड़ाहट की ध्वनि जो आता है वो हमारा छोटे छोटे विद्युत स्फुरन के कारण आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन माइक्रोफोन, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कराती है करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला हम लोग देखते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन का किस चीज़ से किस चीज़ में होता है? तो ये विद्युत से आंतरिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में, तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 175 नंबर। ट्रांसफार्मर द्वारा, तो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है? एसी करंट क्या होता है? कम होता है और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एसी वोल्टता की उच्चयन, ठीक है, अपचयन होता है, मतलब ऊंचा कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 176 नंबर। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि डीसी करंट के अपेक्षा जो एसी में क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है। डीसी को हम लोग ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते, इसलिए एसी जो है एसी करंट जो है लाभदायक है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, भू संपर्क तार में, या कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा गर्म तार में हम लोग फ्यूज लगाते हैं, ठीक है, गर्म तार में लगाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं 178 नंबर क्वेश्चन। एक पावर सर्किट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे उपकरण नहीं लगाने चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं 179 नंबर क्वेश्चन। विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली का झटका ना लगे, ठीक है। भूमि के साथ जोड़ते हैं क्योंकि बिजली का झटका नहीं लगेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं,
क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदे के रूप में घनीभूत हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इससे पहले का क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए।